हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपके चैनल राकेश कॉन्सेप्ट में। देखो, आज आपके लिए मैं एक लेसन नंबर 1 जो बिलियन है उसके न्यूमेरिकल्स के कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं, जिस न्यूमेरिकल्स में आपको आप करेंगे तो आप जाकर के एग्जाम में देखेंगे तो उसको आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि हाँ, ये पढ़ा हुआ आया है और ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे। वादा है आपसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है? नहीं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। कंडीशन क्या है देखें जरा। देखो, मैं आपको कुछ टाइप बताता हूं क्वेश्चंस के जो आपको क्वेश्चंस पेपर में मिलते हैं। देखो, सबसे पहले एक नंबर का क्वेश्चंस मिलेगा विकल्प में आपको, या फिर आपको विकल्प में नहीं मिलेगा तो कोई भी टॉपिक आ जाए उसमें आपको अणुभार, आपको जो अणुओं की संख्या होगी या फिर कह सकते हैं ग्राम अणु की संख्या या फिर कह सकते हैं मोलों की संख्या, तो वो निकालनी ही पड़ेगी, आपको जरूर पड़ती है उसकी। तो सबसे पहली बात तो बच्चों को यही नहीं आता कि ग्राम अणु की संख्या क्या होती है, या आप कह सकते हैं मोलों की संख्या क्या होती है, निकालनी नहीं आती है। तो मैं उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। जैसे कि हम जानते हैं ग्राम अणु की संख्या जो निकालते हैं, ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या, या फिर इसको हम कह सकते हैं मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसको हम लिख सकते हैं एन से। ठीक है, कैसे लिखते हैं? एन से। फार्मूला होता है एन बराबर क्या? पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, या फिर भार को लिखते हैं W से, अणुभार को लिखते हैं M से। तो हम लिख सकते हैं N बराबर W बटे M। और प्रत्येक तत्व का या प्रत्येक एलिमेंट का या प्रत्येक यौगिक का एक अपना अणुभार होता है, ये फिक्स होता है। हर किसी का अणुभार क्या होता है? ये फिक्स होता है। चर्चा करेंगे, चलते चलते बात कर लेंगे इस बात के लिए। हाँ, एक बात और बताना भूल गया आपके लिए कि ग्राम अणु की संख्या और मोलों की संख्या, एक नया शब्द और मिला था। शायद 2023 का या 2024 का एक एग्जाम था, 2023 का था शायद, उसमें यह पूछा था इकाई सेलों की संख्या। क्या? इकाई सेलों की संख्या। बच्चे परेशान हो गए कि इकाई सेलों की संख्या क्या होती है। तो इकाई सेलों की संख्या ये शायद ऐसा था 5.85 ग्राम NaCl में उसके इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चे बड़े परेशान से हो रहे थे, क्या करें इसमें, इकाई सेलों की संख्या क्या होती है। तो उसमें उनका जो कहने का मतलब था वो ग्राम अणु की संख्या निकलवाना था, मोलों की संख्या विकल्प में आया था। ठीक है, तो आप उसकी जरा एक बार अंग्रेजी भी जरूर पढ़ लें कि अंग्रेजी देख करके उसमें क्या पूछा है। जैसे कि एक क्वेश्चन और आया था पेपर में, उसको लिख लेता हूं मैं। और ध्यान देना कि कुछ बच्चों को पता होगा हाँ ये क्वेश्चन आया था। कैसे आया था? क्या कि 180 ग्राम, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, 180 ग्राम जल के मोलों की संख्या बताओ या फिर ज्ञात करो। और ये विकल्प में आया था। क्या आया था? देखो, जाहिर सी बात है, जो कहता है ना 180 ग्राम जल के लिए है ये, तो ये जल का क्या दे रखा है? भार दे रखा है। W का मान कितना दे रखा है? 180 ग्राम। और जल का फार्मूला होता है H2O। सर H2O यानी कि अणुभार क्या होगा? सर इसका कुछ ना कुछ अणुभार भी होगा। देखो, हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, जब 2 हाइड्रोजन तो हो जाएंगे 2। सर ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, तो टोटल अणुभार कितना हो गया? 18। अभी हमने बताया था ग्राम अणु की संख्या जो होती है N बराबर W बटे M। W का मान कितना दे रखा है आपके लिए? 180, और M का मान कितना दे रखा है? 18। इससे क्रॉस करेंगे, काटेंगे इसको, तो कितना बचेगा? 18 ही कम 18 यानी कि 10 बढ़ जाएगा। तो आपकी जो मोलों की संख्या जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 10 निकल के आएगी। क्लियर है? इतनी बात आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज, इसी से एक संबंधित क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्या आता है? क्वेश्चन कहता है मोलरता या मोलरता पूछने लगता है, तो कैसे क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि कोई भी मतलब पदार्थ लिया, कोई भी यौगिक लिया उन्होंने, या ये कह सकता है 18 ग्राम ग्लूकोज को, 18 ग्राम ग्लूकोज, और जिसका अणुभार कितना होता है? 180 होता है, पेपर में देता है। 18 ग्राम ग्लूकोज का जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन 500 ml है, 500 ml है, तो इसका
या तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए, तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए, तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखो क्या क्वेश्चन होगा इसके लिए। देखो 18 ग्राम ग्लूकोज है, क्या है 18 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का भार दे रखा है, ये सॉल्यूशन करते हैं इसका। 18 ग्राम ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का भार यानी कि W कितना दे रखा है 18 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार लिखते हैं हम M से, तो M का मान दे रखा है कितना 180। जलीय विलयन कितना है 500 ml है। टोटल आयतन कितना है इन्होंने 500 ml है, 500 ml। तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो मोलरता का फार्मूला होता है, मोलरता बराबर होता है क्या, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। ये फार्मूला ये होता है N बटे V, वो भी किस में लीटर में। अगर लीटर की जगह ml में लगाएंगे तो ml में यहाँ पे लगाएंगे तो ऊपर कितने से गुणा कर देंगे हम 1000 से। ठीक है, देखो n बराबर होता है W बटे M, तो इसको लिख सकते हैं W बटे M गुणा V, वो भी ml में, और कितना हो जाएगा ऊपर 1000। ठीक है, अब आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलो आगे की कर लेते हैं। यहीं पर W का मान कितना दे रखा है 18 गुणा 1000 बटे M का मान दे रखा है 180 और V का मान कितना दे रखा है 500 ml। देखो अब एक काम करेंगे, 500 से 500 दूनी 1000 चला जाएगा, 18 कम 18 कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, और कितना है 2 मत काटो, तो 2 बटे 10 का मतलब होता है 0.2, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये यहां भी देखो आपको मोलों की संख्या यहाँ पे दो तरीके से कर सकते थे, या n का मान यहां से निकाल लो, और n का मान ना निकाल कर डायरेक्ट n का मान W बटे M होता है ये रख दो। कभी भी अगर फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कभी भी अटैचमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको एक बार में सारे फार्मूलेस खोल करके एक बार में लिख लो, कैलकुलेशन लास्ट में करनी है। कैलकुलेशन यही मत करना, कैलकुलेशन पता है n का मान निकालना है तब रख रहे हैं, उसके बाद फिर मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, क्या करना है आपको सारी वैल्यूज को रखना है, उसके बाद आपको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो ये तो हो जाता है मोलरता। अगर हाँ यही पूछता कि अगर कहता है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml जल में घोला गया, 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता नहीं, फिर मोलरता कहेगा, तब भी आपको यही करना होता। बस यहाँ पर आयतन की जगह क्या लगाना पड़ता, हमें क्या लगाना पड़ता, विलय का भार, यानी कितना W, किसमें किलोग्राम में। ठीक है, फॉर्मूला यही होता, लगभग आंसर भी आपका यही आता। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका सवाल नहीं कराऊंगा, ये इतने आसान सवाल नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो आपसे किसमें, अरे किसमें पूछेगा भाई, विकल्प में। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, थोड़ा इस बच्चे को समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये कहता है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ये सवाल एज इट इज कई बार आया है, इससे रिलेटेड भी आ सकता है, घबराना नहीं है, और फार्मूला आपको यही लगाना है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, नहीं देखो कैसे, देखो कभी भी ये वाली बात कहता है 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये T का मान होता है, यानी कि ताप है, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। प्लस कंडीशन क्या होती है, जब परासरण दाब की बात आती है तो इस टेम्परेचर को किसमें लगाना है, एटमॉस्फेयर निकल के आता है तो केल्विन में लगाना है। कितना जोड़ेंगे इसमें 273, और जैसे 273 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 300, और हो जाएगा 300 केल्विन। यूरिया के m/10 बिलियन, सर ये C का मान देता होती है, सांद्रता होती है, मोलरता जिसे कहते हैं मोलरता, m/10 यानी कि बोल सकते हैं इसको 1/10 m, या फिर लिख सकते हैं 0.1 मोलर। परासरण दाब यानी कि P का मान आपको ज्ञात करना है। ये CT वाला फार्मूला कौन सा होता है सर, ये होता है P बराबर CST, बात खत्म। S क्या सर, ये तो दिया ही ना, लो साहब ना दिया तो S बराबर 0.0821, ठीक है 0.0821, ठीक है। ये इसका क्या होता है, S का मान फिक्स होता है, कभी कभी इसमें R लिख के आता है, स्थिरांक बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी मानते हैं उसमें लगाना आप। ठीक है, देखो C का मान कितना दे रखा है इसमें 0.1, S का मान कितना दे रखा है इसमें 0.0821,
टी का मान कितना दे रखा है 300। अब आप गुणा करो, देखो 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, 2 जीरो को ऐसे लिख दो, 3 से गुणा कर दो, 3 ही काम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बच्चे दशमलव में सब प्रायतः फैला देते हैं। तो दशमलव में आपको इतना ध्यान रखना है, आप हर दशमलव का आपको सम्मान करना है, ठीक है। कैसे, देखो ये तो जीरो है, इसको हमने ऐसे ही लिखा, हमें तो दशमलव भूल जाइए, दशमलव भूल जाइए कहाँ है कहाँ नहीं है। 1 से गुणा करेंगे संख्या यही रहेगी, 3 से गुणा करेंगे 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ये हो गया निकल के। आगे पूरी संख्या से गुणा कर दी। अब आप दशमलव को खेल देखो, सर ये कितनी संख्या के बाद है, सर 4 के बाद है, ये कितने के बाद है 1 के बाद है, टोटल संख्या हो गई 5 के बाद। तो हम 5 संख्या गिन लो बस, पीछे से 5 दशमलव लगाओ, 5 संख्या गिनो, दशमलव लगाओ, आंसर निकाल लो। देखो 1 2 3 4 5, लो भाई साहब आंसर, बस कुछ नहीं करना। और बच्चे यहीं पर कभी 24.6 करेगा, 0.2 करेगा, सब फिर दशमलव उड़ाएगा, नीचे को लिखेगा। अरे कुछ झंझट नहीं करना, आप सीधी सीधी गुणा करो, दशमलव गिन दो, आंसर लगा दो, बस बात खत्म। क्लियर है? तो आई होप कि ये इस फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन से मिलेगा तो मिलेगा ही आपके लिए। क्लियर है? चल बेहतरीन। दूसरी चीज देखो, एक क्वेश्चन और कराता हूं। इस परासरण आपका हो गया, मोलरता का हो गया, अणुभार संख्या, ग्राम अणु की संख्या निकालने का हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से संबंधित, क्या क्वेश्चन है देखते हैं जरा। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है, क्या क्वेश्चन होता है 46 ग्राम एथेनॉल को 96 ग्राम दे दो, या फिर 90 ग्राम बोल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 90 ग्राम जल में घोलने पर, कुछ भी कह सकता है, 90 ग्राम जल में घोलने पर कह दे या मिलाने पर कह दे, घोलने पर दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करो। बड़ा गजब क्वेश्चन है भाई, ये बहुत गजब क्वेश्चन। सारा एक बार में सब चीज लिख दिया मैंने इस क्वेश्चन में। अब इसको आपको समझने की क्या जरूरत है, देखें जरा ध्यान से क्या है। देखो आप इसमें एक बात देखेंगे कि इसमें कह रहा है 46 ग्राम तो एथेनॉल है, तो सीधी सीधी बात लिख लो भाई, एथेनॉल है तो एथेनॉल का भार कितना होता है, कितना दिया है सवाल में, कितना दिया है 46 ग्राम। अब एक बात मुझे यहीं पर बताओ, जब भार है तो उसका कुछ ना कुछ अणुभार भी होगा, पक्का होगा। तो एथेनॉल का अणुभार, एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH का अगर अणुभार की बात करें, अणुभार यानी कि M, देखो निकाल लो चाह। देखो 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, 12 दूनी 24, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, एक का 1 होता है तो 6 का कितना होगा 6, ऑक्सीजन 1 है तो कितना हो जाएगा 16। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखो 24 और 6 होता है 30, और 30 और 16 कितना हो जाएगा 46। तो इसका अणुभार भी कितना आपका 46। कहानी खत्म हो गई। दूसरी चीज आते हैं कि अगर ये कहता है कि 90 ग्राम जल में घोलने पर, कोई बात नहीं साहब, लो साहब, जल यानी कि H2O का भार, H2O का भार कितना दे रखा है। अब देखो भाई साहब ये विलायक है तो कैपिटल W मान लो इसको, कितना दे रखा है 90 ग्राम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अगर हम इसका ही अणुभार निकालें, क्या निकालें अणुभार, और सब जानते हैं जल का अणुभार कितना होता है, कितना होता है सर, अरे जल का अणुभार होता है 18। कितना होता है 18। देखो कभी भी मोल प्रभाज की बात आए तो हमने बताया था कि जो मोल प्रभाज होता है वो भी दोनों का पूछा है, मोल प्रभाज होता है और इसको लिखते हैं काई एन से। तो मोल प्रभाज बराबर होता है काई एन, यानी कि एन बराबर एन अपॉन एन प्लस एन। तो यानी कि दरअसल आपको यहाँ पर विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या चाहिए। जब दोनों की मोल की संख्या चाहिए तो क्या निकाल लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लो एन बराबर W बटे एम, कोई दिक्कत नहीं साहब। W का मान कितना दे रखा है 46, M का मान दे रखा है 46, कट गया साहब, वाह भाई वाह, N का मान आगे निकल के 1। ये तो बहुत छोटी सी बात है सर, आपने पहले सवाल में समझाई थी, तो हमको मना करना है भाई, छोटी बड़ी बात है ये। इसीलिए जल के लिए निकाल लो, ये किसका आ गया, ये C2H5OH के लिए आ गया। अब किसके लिए निकालने हैं सर, H2O के लिए।
तो H2 के लिए हमने कैपिटल N कैपिटल W बटे कैपिटल M, जो माना है वही लगा दो। वाह भाई वाह, 90 मान दे रखा है इसका, M का मान कितना दे रखा है 18। अरे भाई ये भी कट गया कितनी बार, 5 बार। तो कैपिटल N का मान कितना आ गया सर, 5 आ गया। वाह कितनी बढ़िया वाली बात है भाई ये तो। दोनों के मान, अब हमें किसका निकालना है, मोल प्रभाज, स्मॉल n लिया है ना, तो किसका निकालना, एथेनॉल का, C2H5OH का निकालना है। तो क्या लिखेंगे, काई n बराबर, n का मान कितना दे रखा है सर, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, 5 दे रखा है, कितना आ जाएगा सर 1/6 आ जाएगा। वेरी गुड, भाग कर लो ना भाई साहब, आंसर लिख लेना। इतना काम तो आप भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है हम ही करके दें। अगर कैपिटल N का पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे सर, ऊपर कैपिटल N लगा देंगे, किसके लिए, जल के लिए, दोनों का पूछा है ना, तो N/N+N, कोई दिक्कत नहीं है साहब। N का मान कितना हो गया 6, अरे नहीं साहब 5 होता है, कितना दिया है 5, और N+N का मान कितना दिया है 1+5, यानी कि कितना आ जाएगा 5/6। कोई दिक्कत किसी में नहीं साहब, दोनों आंसर आ गए। आप चाहो तो एक काम करना, इसमें 1/6 से दोनों की संख्या को भाग कर लेना, आंसर लेकर लेना, कितनी बढ़िया बात है। देखो एक चीज और बताएं आपको, हम ऐसे ना करके एक काम और कर सकते, ये आसान था इसलिए हमने नॉर्मल लिख दिया। एक बात ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए, विलय और विलायक का अगर दोनों का मूल अंश निकालेंगे, दोनों का मूल प्रभाज निकालेंगे, तो दोनों का योग जो होता है वो 1 होता है। 1 कितना होता है 1, जोड़ लो भाई साहब, 1/6, 5/6 जोड़ेंगे, 6 का 6, ऊपर से 5 और 1 6 कट जाएगा भाई साहब, 1 आ जाएगा। तो हम जानते हैं, आप इसको ऐसे ना करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। तो हम जानते हैं विलय का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज, दोनों का कितना होता है 1। तो आप 1 की वैल्यूज निकाल लो, दूसरों को 1 में से घटा दो, ऐसे भी आप इसमें मान निकाल सकते हैं। तो आई होप कि मैं ये न्यूमेरिकल आपको समझा पाया हूँ। ओके चलो, अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में नहीं, कुछ नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। पहले आप इन सवाल का रिवीजन करो, अपनी क्वेश्चन बैंक उठाओ, जो नोट्स हैं आपके पास उन नोट्स को उठाओ, जो भी सवाल है जहां से भी मिलते हैं आपको वहां से उठा करके इन सवाल को सॉल्व करो। जो टॉपिक मैंने करा दिया आपको आते हैं तो बिंदास रहो, डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक के सवाल बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आप इनका रिवीजन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय।